गाइस, आज हम ये चैप्टर द लेगी ऑफ नेशंस शुरू करने वाले हैं। आपको मैं इस बुक से, ये जो बुक है ये नॉर्मन लॉ का मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री का बुक है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो आज हम इसी बुक को हम अच्छे से पढ़ेंगे। लाइन बाय लाइन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, ताकि आपको सारे इवेंट्स एंड एवरीथिंग इन द बुक आपको अच्छे से समझ में आ सके। सो मैंने देखा कि बहुत लोगों को बुक का लैंग्वेज समझ में नहीं आता है, तो मैं उन लोगों को हेल्प करना चाहती हूँ कि मैं आपको आसान शब्द में ये ट्राई करूँगी कि मैं आप लोगों को आसान से आसान शब्दों और भाषा में मैं आप लोगों को समझा पाऊँ। ठीक है, तो नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं जाह्नवी आप लोगों को ये लेगी ऑफ नेशन, जो कि नॉर्मन लॉ का बुक है, इसको समझाने की कोशिश करूँगी। लाइन बाय लाइन आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है गाइस, आप लोग ये बुक मास्टरिंग मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री बाय नॉर्मन लॉ, ये बुक आप लोगों के पास है तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग लेगी ऑफ नेशन का वो चैप्टर, जो कि चैप्टर 3 में है, ओपन कर लीजिएगा और लाइन बाय लाइन देखिएगा। मैं ऐसे ही लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगी और मैं आप लोगों को प्लेलिस्ट बना के दूँगी बुक का। जैसे कि इस बुक में आप लोग देखिए चैप्टर 3 में क्या है। पहले है समरी ऑफ द इवेंट्स। तो समरी ऑफ द इवेंट्स मेरा सबसे पहला टॉपिक होगा। थोड़ा समरी में पढ़ेंगे, फिर सेकेंड वीडियो में मैं प्लेलिस्ट बना के दूँगी। सेकेंड वीडियो में हम लोग ये समझे कि व्हाट वर द ओरिजिन्स ऑफ द लेगी। ये हम ऐसे प्लेलिस्ट बना के आप लोगों को शेयर करेंगे। आज हम ये समरी ऑफ इवेंट्स, ये लेगी ऑफ नेशंस के बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं, और ये जो समरी ऑफ इवेंट्स से हम शुरू करते हैं। ठीक है, मैं ये सारा पैराग्राफ आप लोगों को आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पहला लाइन में क्या लिखा गया है। द लेगी ऑफ नेशन formally came into existence on 10 January 1920, the same day that the Treaty of Versailles came into operation। मतलब आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। तो लेगी ऑफ नेशन ऑफिशियली शुरू कब हुआ था? 10 जनवरी 1920। ओके, ये याद रखने वाली बात है कि लेगी ऑफ नेशन ऑफिशियली 10 जनवरी 1920 को शुरू हुआ था, उसी दिन जब ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस, ये क्या है? ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस क्या है? ये एक वर्ल्ड वॉर 1 के बाद एक पीस ट्रीटी थी। तो उसी दिन ही क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस ट्रीटी जब केम इनटू ऑपरेशन हुआ, इसका जब एग्जिस्टेंस में आया, उसी दिन ही लेगी ऑफ नेशन फॉर्मली केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन व्हिच डे? ऑन 10 जनवरी 1920। फिर क्या लिखा गया है कि विद द हेडक्वार्टर्स इन जेनेवा इन स्विट्जरलैंड। मतलब इसका लेगी ऑफ नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड के एरिया है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेड ऑफिस बनाया गया था। और उसका एम, लेगी ऑफ नेशन का एम क्या है? लेगी ऑफ नेशन का एम क्या है? was to settle international disputes before they go out of hand and so prevent war from breaking out again। मतलब उसका मेन एम यह था कि कंट्रीज के बीच अगर इंटरनल डिस्प्यूट्स हो, झगड़ा शुरू हो और शुरू में ही, स्टार्टिंग में ही उस झगड़े को सॉल्व किया जाए, ताकि बाद में झगड़ा ना हो, उसी के लिए, ताकि वो वार में बदल ना जाए। मतलब इसका एम यह था कि अगर कोई कंट्री के बीच इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हो, उन लोग के मतलब झगड़ा शुरू होने से पहले ही
ये वो लोग ये इंश्योर करते थे कि झगड़ा ना हो और ये झगड़ा एक बड़े वार में ना बदल जाए। ये लीग ऑफ नेशन इंश्योर करता था और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड के एरिया में था। ठीक है, ये याद रखना। तो फिर लीग ऑफ नेशंस पहले तो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हुई, जैसे कि टीथिंग ट्रबल्स हुआ। अब टीथिंग ट्रबल्स मतलब क्या है, आप लोग थर्ड लाइन लिखिए, यहाँ पे लिखा गया है आफ्टर some initial teething troubles, the legue seemed to be functioning successfully during the 1920s. It solved a number of minor disputes as well as achieving valuable economic and social work. Okay, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हुई, जैसे कि टीथिंग ट्रबल्स। अब टीथिंग ट्रबल्स क्या है, मतलब स्टार्टिंग में छोटे छोटे इश्यूज हुए, पर 1920 के दौरान लेग्यू अच्छे से काम करना लग गए थे। 1920s के दौरान शुरुआत में तो थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई, जैसे कि टीथिंग प्रॉब्लम, जैसे स्टार्टिंग के छोटे इश्यूज, पर 1920 तक वो इश्यूज ठीक होने लगा और लीग ऑफ नेशन ने छोटे मोटे देशों के जो झगड़े थे वो सॉल्व किया और कुछ ज़रूरी इकोनॉमिक और सोशल काम भी किया। उन लोगों ने छोटे मोटे अगर देश में झगड़ा होता था तो वो लोग वो सॉल्व करते थे ताकि बड़े वॉर में वो कन्वर्ट ना हो। और उसके साथ उन लोगों ने कुछ इकोनॉमिक और सोशल काम भी किए और उन लोगों ने एक काम किया, ऐसे यहाँ पे है फॉर इंस्टेंस, मतलब सोशल और इकोनॉमिक काम तो किया, लेकिन कैसा काम, लाइक फॉर इंस्टेंस मतलब जैसे कि इट हेल्प थाउजेंड्स ऑफ रिफ्यूजीज एंड फॉर्मर प्रिजनर ऑफ द वार टू फाइंड देयर वे होम अगेन। मतलब लीग ऑफ नेशन ने सोशल और इकोनॉमिक काम भी किए थे, जैसे कि उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ रेफ्यूजीज एंड फॉर्मर प्रिजनर जो कि पिछले वार के प्रिजनर्स था उनको अपने घर पहुंचाने में मदद किया। इस तरह की सोशल और इकोनॉमिक काम भी उन लोगों ने किया। फिर 1930 तक क्या हुआ, सपोर्टर्स ऑफ लेग्यू फेल्ट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट्स फ्यूचर। याद रखिए, optimistic about its future. The South African statesman John Smuts was moved to remark that we're witnessing one of the great miracle history। मतलब क्या हुआ कि 1930 तक जो है लोग लेग्यू के फ्यूचर के लिए, लीग ऑफ नेशंस के फ्यूचर के लिए पॉजिटिव थे। और साउथ अफ्रीका एक लीडर थे जिसका नाम था जॉन स्मुट्स। ओके, यहाँ देखिए जॉन स्मुट्स। सो जॉन स्मुट्स ने यह बोला कि हम हिस्ट्री का बड़ा मिराकल देख रहे हैं। मतलब वो लोग क्या हुआ, लेग्यू की फ्यूचर के लिए ऑप्टिमिस्टिक हो गए, मतलब पॉजिटिव थे। और साउथ अफ्रीका के लीडर जॉन स्मुट्स ने बोला कि हम हिस्ट्री का एक बड़ा मिराकल देख रहा है। लेकिन 1930s में लेग्यू की पावर को चैलेंज किया गया था। लीग ऑफ नेशंस के पावर को 1930 में चैलेंज किया गया था। लोगों को लगा कि इसका फ्यूचर ब्राइट है, पॉजिटिव है, और उसमें जॉन स्मुट्स ने भी सपोर्ट किया था और उसने बोला कि हिस्ट्री का एक बड़ा मिराकल हम देख रहे हैं। लेकिन 1930s के आसपास क्या हुआ कि लेग्यू की पावर को चैलेंज किया गया था। पहले जापान ने 1931 में मंचूरिया पर कब्जा किया, फिर इटाली ने 1935 में एबिसिनिया पर अटैक किया। ओके, ये रहना, मतलब
लेग्यू को चैलेंज किया गया, लेग्यू के पावर को चैलेंज किया गया। और सबसे पहले 1930 में लेग्यू के पावर को चैलेंज किया गया और सबसे पहले जापान ने 1931 में मंसूरिया पर कब्जा किया, फिर इटाली ने 1935 में एबिसिनिया पर अटैक किया। सो दोनों देशों ने क्या किया, लेगियो के वापस जाने का ऑर्डर्स को इग्नोर किया। लेगी ऑफ नेशन ने एक मतलब ये ऑर्डर दिया था कि वो वापस जाए। मतलब यहाँ पे जैसे कि लिखा गया है, बोथ aggressors ignored the legue's order to withdraw, and variety of reason it proved impossible to force them to comply। मतलब दोनों देशों ने लेग्यू के वापस जाने का ऑर्डर उन लोगों ने इग्नोर कर दिया था। वे लेग्यू उन्हें रोक नहीं पाया क्योंकि उसके पास फोर्स करने की पावर नहीं थी। ठीक है, मतलब क्या है कि दोनों देशों ने लेग्यू के वापस जाने का जो ऑर्डर्स है, सो बोथ एग्रेसर्स दे इग्नोर द लेग्यू ऑर्डर टू विथड्रॉ, एंड फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजंस इट प्रूव टू बी इम्पॉसिबल टू फोर्स देम टू कंप्लाई। मतलब दोनों देश ने लेग्यू ने जो ऑर्डर्स दिया था टू विथड्रॉ, वापस जाने का ऑर्डर मतलब विथड्रॉ, इस ऑर्डर्स को उन लोगों ने इग्नोर कर दिया और लेग्यू उन्हें रोक नहीं पाई क्योंकि उसके पास फोर्स करने की पावर नहीं थी। उन लोगों के पास क्या नहीं था, उन लोगों का पास फोर्स नहीं था टू कॉम्प्लाई देम, मतलब फोर्स करने की पावर नहीं थी। तो लेग्यू इसी वजह से उन लोगों को रोक नहीं पाया। और 1935 के बाद लोगों का लेग्यू पर भरोसा कम हो गया क्योंकि उसकी कमज़ोरी सबको दिख रही थी। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि लेग्यू वापस आने का तो ऑर्डर दिया था, लेकिन जापान ने जब मंचूरिया पर कब्जा कर लिया और इटाली ने अबिसिनिया को पर अटैक किया था, तो फिर लेगी ऑफ नेशन ने ऑर्डर दिया था कि तुम लोग जाओ यहाँ से, लेकिन उन लोगों का लेगी ऑफ नेशन का ऑर्डर नहीं वापस नहीं गया और ऑर्डर को उन लोगों ने इग्नोर कर दिया। इससे लेगी ऑफ नेशंस उन लोगों को फोर्स भी नहीं कर पा रहा था। तो फोर्स नहीं कर पाने की वजह से लेगी ऑफ नेशन बाद में उन लोगों को कमज़ोर दिखाया गया था, लोग उनको कमज़ोर समझते थे। और वैसे ही लोगों को 1935 के आसपास लेग्यू पर जो भरोसा था वो कम हो गया था क्योंकि उसकी कमज़ोरी सबको दिख रही थी। जब जर्मनी का झगड़ा हुआ था, ड्यूरिंग द जर्मनीज डिस्प्यूट विथ चेकोस्लोवाकिया एंड पोलैंड। तो जब जर्मनी का डिस्प्यूट हुआ, जब जर्मनी का झगड़ा हुआ इन दो देशों से हुआ, तो तब लेग्यू को पूछा भी नहीं गया और वो वार रोकने में बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं था। लेग्यू ऑफ नेशन को पूछा भी नहीं गया कि जब जर्मनी डिस्प्यूट हुआ विथ सिस्कोस्लोवाकिया, बहुत हार्ड नाम है और लंबा नाम है इसलिए, तो सिस्कोस्लोवाकिया और पोलैंड में जब जर्मनी के साथ डिस्प्यूट हुआ था which led to the Second World War, लेग्यू was not even consulted। लेग्यू को इवन कंसल्ट नहीं किया गया, लेग्यू को इवन पूछा भी नहीं गया, कंसल्ट भी नहीं लिया गया और वार रोकने में बिल्कुल भी यह इफेक्टिव नहीं था। तो यही यहाँ पे बोला है कि लेग्यू was not even consulted and was unable to exert slightest influence to prevent the outbreak of
last line. After December 1939, it did not meet again and it was dissolved in 1946, a complete failure, at least as far as preventing the war was concerned. So, दिसंबर 1930 के बाद लेग्यू में कोई मीटिंग नहीं हुआ. 1946 में उसे बंद कर दिया गया. इट वॉज कम्प्लीटली डिजॉल्व एंड इन 1946. और द वार, उन लोगों का जो मेन एम था कि वो लोग वार रोकें, तो वो उसमें पूरी तरह से फेल हो गया. तो ये था थोड़ा सा समरी अबाउट द इवेंट्स ऑफ द लेग्यू ऑफ नेशंस. अगले वीडियो में हम ये समझेंगे कि व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ द लेग्यू, जो कि ये नीचे 3.1 ये हम समझेंगे. सो आज के लिए इतना ही. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट